कराते हैं थ्रू द अवर फ्रेंचाइजी, जिसमें कि डीलर रिटेलर्स और जो भी मतलब नेटवर्किंग होती है उनके कमीशन कट हो जाते हैं। जिसमें कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं फार्मर्स की जो एक्विजिशन कॉस्ट है, एक्चुअल जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो जस्ट हाफ हो जाए। आज जो उनकी लागत है, जो डीलर्स और दुकानदारों के मार्जिन बढ़ने के कारण उनकी जो लागत ज्यादा हो जाती है, और अनट्रेंड प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उनको। हर दुकानदार हम्म। ट्रेंड नहीं होता है, हर डीलर ट्रेंड नहीं होता है, उसको खेतों पे जाके विजिट नहीं कर सकता किस तरह से उनको प्रॉब्लम का एक्चुअली डायग्नोस करना है। और वो डायरेक्ट उनको बिल्कुल। दवा दे रहे उठा के कि आप ये डालिए, आप उसका सही हो जाएगा। वो अंदाज झोला छापे डॉक्टरी चल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर हाँ। में। बट आज की डेट में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, आईओटी सपोर्ट है, सॉइल टेस्टिंग लैब्स आ गई है, पीएच वैल्यू एनहेंसर आ गए हैं। उनका कोई भी डीलर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमारी कंपनी अपने एग्रोनॉमिस्ट रखती है हर फ्रेंचाइजी पे, वहां से फार्मर टू फार्म विजिट करती है, उनका सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से हम लोग खेत का एक्सेस करते हैं, उसमें पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट की कौन सी एब्सेंस है, कौन सी उसमें नहीं, उनको पढ़ना चाहिए। उसका डायग्नोस करने के बाद ही फार्मर्स को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हमारी फ्रेंचाइजी द्वारा। वही उनको केमिकल दिया जाता है जो उसको एक्वायर रियली में जरूरत है, जिस बीमारी के लिए जो जरूरत है। इस हेल्प के द्वारा हम फार्मर्स की एक्विजिशन कॉस्ट घटाना चाहते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, हम्म। और फार्मर्स को एक बहुत ही मजबूत स्थिति पे लाना चाहते हैं। ये हमारा कंपनी का मोटो है। और अभी हम लोग यूपी बेस हैं, यूपी में ही काम कर रहे हैं। अभी हम लोग एफपीओ के साथ भी हम लोग इंक्यूबेटेड हो गए, हमें गवर्नमेंट ने एफपीओ शक्ति पे भी अप्रूवल दे दिया है। तो हम सारे एफपीओ साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर तहसील में हमें एक फ्रेंचाइज देनी है, जिसपे हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है कि जैसा हम लोग जानते भी हैं, और अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, ऑलरेडी एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। और प्राइम जो इसमें होना चाहिए और होना था, तो एग्रीकल्चर ही था। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इतना ज्यादा है, तो लोग अब जैसे प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो जो हमारे यहाँ जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें सीएस ब्रांच की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, और है भी क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। लेकिन सीएस को अदर जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी आपके तरह के इंडस्ट्रीज हैं, अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए तो बहुत, जैसे अभी आपने बताया ना कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी पे को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जिससे कि फार्मर्स को अल्टीमेटली ये पता चले कि हाँ, कौन सी पेस्टिसाइड कितनी यूज करनी है ना, अननेसेसरी ऐसे ही कुछ भी ना यूज कर ले। तो वाकई बहुत सही आप मतलब दिशा में काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगा। सर, इंडिया में आज की डेट में कैंसर पेशेंट, बीपी शुगर पेशेंट बढ़ने का मेन कारण है क्योंकि फार्मर्स को नहीं पता है कितना डोज का इम्प्लीमेंटेशन है, आज डेट में क्या डालना है हमको क्रॉप में। बिल्कुल। दुकानदार तो उठाए और दे देते हैं, उन्हें भी नहीं मतलब है, उनका तो बिक्री से मतलब है। लेकिन बिल्कुल। एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन, को भी ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट हो, उसको जो चाहिए वही देना होता है। तो उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी आइटम नहीं बढ़ते हैं। आज की डेट में बीमारियां बढ़ रही हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सब तो फूड से ही फूड बीमारियां आ से ही रही हैं। सही बात। और फूड को भी कंट्रोल करना आज की डेट में बहुत बहुत प्रायोरिटी है। ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि तो मैं वन सॉल्यूशन से काफी हजारों चीजों का सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। बाकी आगे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा थैंक यू सर। रहे आपका। ओके मैम, प्लीज और भी अगर कोई कैंडिडेट्स हैं जो कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें। अगर कोई अपनी तरफ से वॉलंटियर करना चाहता है तो प्लीज कम फॉरवर्ड, या फिर हम लोग क्लास भी शुरू कर सकते हैं सर। हम आगे हाँ, मतलब क्लास के एंड में ही हम लोग डिस्कस कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्लास सब लोग आ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट। हैं। हाँ जी सर, तो लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन टू ही। सो एज अ ओके। सीरीज ऑफ ब्रिंगिंग फ्रेश एंड स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स फॉर यू, हम आपके लिए लेकर आए ब्रजेश सर को। ही इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट एसआरएम बिजनेस स्कूल एंड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 years एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड उनका इंडस्ट्री में भी 1.5 years का एक्सपीरियंस है। सो वी आर हैविंग सर बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एमएसएमई, ये टॉपिक हम लोगों ने वोटिंग में डाला था और सबसे टॉप पर आया था। मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इस बैच के, तो उन्होंने ये इस टॉपिक को सबसे स्पेसिफिकली चूज करा था कि इन पे चाहिए सेशन। तो सबसे अच्छे एक्सपर्ट हमारे पास ब्रिजेश सर थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव दिस क्लास। सर वी कैन कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। नाम मैम ने बता दिया है, ब्रजेश राजपूत में। एंड मैं वर्क कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, अबाउट 8 years। एंड इससे पहले मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था विद आईसीआईसी बैंक फॉर 1.5 year ऑलमोस्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एमएसएमई। Actually, not about only MSME. Financial management is required for any type of business. Even if you are having any
sole proprietorship business or private firm, any business. So this is a very important point that we have to manage the finance. So let's move that. What is finance? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। फाइनेंस तो समझ में आता है कि भाई पैसा है, जैसा इसके वर्ड से आप गेट कर सकते हैं कि फाइनेंस मीन्स द मनी, है ना। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, सीधे शब्दों में कहें, इन अ कॉमन लेमैन लैंग्वेज, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ द मनी, वी कैन से। ओके, लेकिन मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पांच मेन फंक्शन आपके आते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांच मेन फंक्शन थे क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शन है। अब जब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो इसमें जो स्टाफिंग वाला पार्ट है, थोड़ा सा वो हम हटा दें, क्योंकि स्टाफिंग का पार्ट बेसिकली आता है ह्यूमन रिसोर्स पे, है ना। तो हम बात करेंगे इसमें कि प्लानिंग, कि पैसा कहाँ से आना है, कितना जाना है, कितना खर्च होना है, कितना नहीं होना है, एवरीथिंग। और कितना इन्वेस्ट हो रहा है, उसके बाद आउटपुट भी कितना आ रहा है, यानी कि रिवर्स में कितना आ रहा है ना, हाउ मच वी विल गेट। इस डेफिनेशन के थ्रू हम जा सकते हैं। वेरी इजी डेफिनेशन कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, ये जो दो फंक्शन है, यदि ये प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए, कि डू ऑल द controlling and monitoring over the finance, that whatever we are getting from different sources, चाहे वो हमारा पर्सनल फंड हो, चाहे हमने लोन लिया हो, चाहे वो किसी वेंचर कैपिटल के थ्रू किसी और से हमने इन्वेस्टमेंट कराया हो। बड़ी कंपनी होगी तो वहां भाई शेयर्स चलते हैं, डिवेंचर चलता है, इट्स ओके। सो पैसा कहीं से भी आए, डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू हो, वो कहाँ से आ रहा है। और हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें तो और डिटेल में जाएंगे कि पैसा अगर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से है, तो हम कौन से सोर्स से पैसा उठाएं ना। हर जगह से पैसा उठाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करें, ये भी दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेस को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कि कितना पैसा हमें लाना है, कहाँ से लाना है, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, प्रॉफिट जो आएगा, वट एवर विल गेट द प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट विल बी यूज्ड फॉर री इन्वेस्टमेंट, हाउ मच प्रॉफिट विल बी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन। सो ये सारे डिसीजंस लेना, और किस एरिया में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट भी हम अलग अलग एरिया में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्यों करेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट आप देखेंगे इसमें, जो हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम, भाई बिजनेस करने का पर्पस यही है कि हम प्रॉफिट करें। अगर प्रॉफिट हमारा पर्पस ना हो तो हम बिजनेस कर ही क्यों रहे, वो तो फिर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। लाइक आप कह सकते हो एनजीओ है जैसे, तो नॉन प्रॉफिटेबल है, सोशल सर्विस की तरह है। तो हम वो नहीं करने वाले हैं अभी फिलहाल, हम तो बिजनेस कर रहे हैं मींस प्रॉफिट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे क्यों, वाई क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी डू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्पस क्या है भाई। हम ऐसे भी तो काम चला रहे हैं, जैसे एक आप ऐसे समझिए कि जो मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, जितने भी मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, वो सारी थ्योरीज मैक्सिमम केस में जो हम पढ़ते हैं, अगर आप बुक्स के थ्रू जाइए, तो वो सारी थ्योरीज हमको देखने को मिलती हैं कि जो फॉरेनर, जो ऑथर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने वो थ्योरीज दी हुई हैं, ठीक है। तो उन्होंने थ्योरीज दी हैं, वो भी कुछ टाइम पहले ही दी हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिकेड नहीं बीता है। लेकिन क्या उससे पहले बिजनेस नहीं होता था? बिजनेस तो तब भी होता था, ठीक है। सबसे पुराना बिजनेस जो माना जाता है, मतलब सबसे ओल्ड बिजनेस, वो है हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस। हॉस्पिटैलिटी मीन्स, जैसे हम लोग गए किसी टूर पे फॉर एग्जांपल, तो वहां रहने खाने का, इससे रिलेटेड जो भी बिजनेस था, ये सबसे पुराना है, क्योंकि ट्रैवलिंग सबसे पुराना है।
ठीक है। तो तब से समझ लीजिए चल रहा है। तो बिजनेस तो बहुत पुराना है। तो हम अगर मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं भी पढ़े थे तो भी हम लोग ये कर रहे थे, लेकिन क्योंकि डेफिनेशंस हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आए, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, दैट विल हेल्प इन आवर बिजनेस। तो क्यों करेंगे उसके कुछ कुछ 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, तो इससे भी ज्यादा। ठीक है, बट मैंने फोकस किया कि सिर्फ 4 पॉइंट्स पे अगर हम देखें, मेन ब्रॉड पॉइंट्स। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट वी कैन से सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी क्या मीन्स, अब देखिए बिजनेस हम कह सकते हैं, एक कॉमन भाषा में हम कहें कि अगर हम बिजनेस को डिवाइड करें, तो शॉर्ट टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस। कि हमने बिजनेस किया और जैसे सीजनल बिजनेस फॉर एग्जांपल। तो सीजनल बिजनेस क्या है कि हम एक पर्टिकुलर किसी टाइम पे कुछ समय के लिए कोई हमने प्रोडक्ट या सर्विस सेल की और उससे हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। वो हमारा लॉन्ग टर्म नहीं है कि हम उसको हमेशा करेंगे, ऐसा वहां पर नहीं है। दोबारा सीजन आएगा, हो सकता है दोबारा हम उसको करें, नेक्स्ट ईयर फिर ऐसे करें, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि बिजनेस हमने स्टार्टअप किया है तो वो लॉन्ग टर्म में चले। अभी एक एग्जांपल इसका लाइव मैं आपको बता सकता हूँ। आप भी इसको रियलाइज करेंगे, फील करेंगे शॉर्ट टर्म वाले में। जैसे अभी महाकुंभ का आप एग्जांपल ले लीजिए, इसमें 1 मंथ के लिए था ये। ठीक है, लगभग 1 मंथ था, और इसमें जो मुझे जानकारी मिली डिफरेंट सोर्सेज से, जो लोग गए उन्होंने बताया कि जो दातून बेचने वाला काम है, अब उसमें कोई वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा। पैसा देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं लगा, लगा होता तो थोड़ा बहुत। अब वो उन्होंने क्या किया, वो प्रोडक्ट को लिया और वहां जाकर के सेल किया। तो ये जो चीज है ये शॉर्ट टर्म के लिए, कि भाई महाकुंभ तो एक बार आया और वो 1 महीने के लिए आया, फिर अगली बार आएगा 6 साल के बाद। तो ये वाला बिजनेस तो हम लोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी थी एक तरह से, इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ कर पाते कि हमारा ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है कि हम उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने रिसोर्स को यूज करके और उसका कुछ प्रॉफिट बना लें, तो हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे अपॉर्चुनिस्ट हैं। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि इसमें बहुत, एक तो ये दातून वाला हमने एग्जांपल दिया टूथब्रश के लिए। दूसरा था इसमें जो अंडर गारमेंट्स हैं, कुछ लोगों ने उससे भी बहुत अच्छा पैसा कमाया, क्योंकि भाई लोग नहाने जा रहे हैं करोड़ों के हिसाब से। आप लगभग 66 करोड़ के आसपास लोग वहां गए। तो आप सोचिए कितने सारे लोगों ने अगर ये बिजनेस अपनाया तो कितना प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो परचेज लोग कर रहे थे। सो ये जो एग्जांपल था ये शॉर्ट टर्म एग्जांपल था, कि हम अगर अपने बिजनेस में ऐसा कुछ कर पाए तो बेनिफिट उसमें भी है। ठीक है। सो हम फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये तो शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन हमें काम करना है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमने फायदा उठाया, इट्स ओके, दैट इज वेरी गुड एंड दैट इज नेसेसरी ऑल्सो। बिकॉज प्रॉफिट हमें जहां से मिलना है, हमें वो हर एक तरीका अप्लाई करना है बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस प्लान के अंतर्गत वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, कि हमें लॉन्ग टर्म वाले में तो करना ही है, शॉर्ट टर्म में भी हमको अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना उठाना है। सो एक हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म में हमारा बिजनेस चलता रहे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने आज कंपनी ओपन किया, हमने काम किया, एक साल के बाद बंद कर दिया, या 5 साल के लिए चलाया उसके बाद बंद कर दिया। कोई भी बिजनेसमैन है, एवरी बिजनेसमैन वांट्स दैट माय बिजनेस शुड ग्रो फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई वांट टू अर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जैसा हमने बताया कि हमको बिजनेस करना है लॉन्ग टर्म में, अब आप उसको लॉस में तो नहीं रन कर सकते। अगर लॉस हुआ तो आप बिजनेस को रन कर ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब तो आप बंद कर दो, शट डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे हेड्स हैं। आप कह लो कि भाई आप रॉ मटेरियल परचेस करने में, अगर आप सप्लाई चेन की बात करो, तो रॉ मटेरियल आपने परचेस किया सबसे पहले, वो सप्लायर हैं। अब लाइक अभी सर ने एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर से। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि ईटेबल एडिबल आइटम्स बना रही है, तो उनको तो फिर फार्मर्स
से ही मिलता है, तो प्राइम सप्लायर उनके वही हुए। तो सप्लायर से वो लेंगे, वहां पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो उस पे आप टैक्स दोगे, टैक्स से पैसा जा रहा है, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेड्स हैं जहां पर आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो वो पैसा तो जा ही रहा है। इफ यू डू नॉट हैव प्रॉफिट, यू डू नॉट हैव अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो ग्रोथ तो हुई ही नहीं। तो हम किस लिए काम कर रहे हैं? ग्रोथ भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, दोनों, तभी हम सस्टेनेबल, जो हमारा बिजनेस है उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें आता है जैसे कि कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब ये क्या है? कैश फ्लो आप बेहतर जानते होंगे, मींस कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, सिंपल, इसका पूरा लेखा जोखा और प्रॉपर हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिकॉर्ड कीपिंग हमारे पास हर हाल में होनी ही चाहिए। अब हम आज के टाइम पे अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और उसको यूज करना भी चाहिए, या जैसे आप टैली का सॉफ्टवेयर है या दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, वो इसलिए भी अच्छा है कि आपका ट्रैकिंग सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अब आप मैनुअली अगर उसको करते हैं, वैसे तो वो जमाना ही नहीं रहा पहले के टाइम का, लेकिन मैनुअली करते तो वो ट्रैकिंग नहीं आ पाएगी प्रॉपर, जितना एफिशिएंटली हम कर सकते हैं कम समय में ज्यादा चीजें। अब तो एआई भी यूज हो सकता है उसमें, ठीक है, तो हमको सब मिल जाएगा, इजिली हम एनालिसिस कर सकते हैं उसकी। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक 3 पॉइंट तो वो इंपॉर्टेंट थे ही, बट द लास्ट पॉइंट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाय रिस्क मिटिगेशन, मीन्स रिस्क को आइडेंटिफाई करना, सॉरी, आइडेंटिफाई करना प्लस उसको मीट आउट करना, उसको मिनिमाइज करना, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि टास्क है बिजनेस में। क्योंकि बिजनेस, आप कह सकते हो बिजनेस मीन्स रिस्क। बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसमें कुछ अता पता नहीं, क्यों? कस्टमर जो है, हम अच्छी से अच्छी डिमांड फोरकास्टिंग कर लें, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। तो वो जो फैक्टर्स जो कंट्रोल के बाहर हैं उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि वो जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हम और आगे डिस्कस करेंगे रिस्क को और थोड़ा डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बेसिकली करेंगे कैसे? लाइक कुछ 4 पॉइंट लिखे हैं, इसके अलावा भी और कई सारे पॉइंट्स हैं। लाइक सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बजटिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों का बजट लॉन्च हुआ है और हर साल होता है। गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है कि भाई हमको हर साल, और हर साल का बजट वो बढ़ा करके देते हैं कि ओवरऑल पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ तक वो खर्च करेंगे। तो हमें भी ये चीज करनी पड़ेगी अगर हम एक अच्छे बिजनेसमैन और अच्छा फाइनेंशियल प्लानर, आप कह सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना करना चाहते हैं। सो हमें बजट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बजट के आप कितना पैसा कहाँ पर एलोकेट कर रहे हो, कितना पैसा आपका टारगेट है कि इस बार आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे, विदाउट कैलकुलेशन आप कैसे बढ़ोगे? मतलब एक कोई डायरेक्शन, एटलीस्ट एटलीस्ट एक पाथ तो होना ही चाहिए कि भाई ये हमने सोचा है, इसको इस बार हम इस बजट को मीट आउट करेंगे। ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी रहेगी। सो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल, ठीक है, डेली रूटीन में हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है या वर्किंग में कितना प्रोडक्शन में हमारा हो रहा है, ये हमें करना होगा। ठीक है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। ठीक है। अगर हमको, आप ये कहें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर ले जाना है, ठीक है, तो ये रेवेन्यू कितना हो रहा है प्लस एक्सपेंस, ये तो आप बेहतर कर ही रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है बहुत ही। बहुत सारे शॉपकीपर्स एक, जैसे पक्के बिल की बात करते हैं हम, तो पक्का बिल कई सारे शॉपकीपर्स देते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ हमारे घर के पास में, मतलब मैं लखनऊ में रहता हूँ, टेढ़ी पुलिया के पास। सो मैं यहाँ का एक पर्सनल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोट करना चाह रहा हूँ। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं उसके बाद में बताऊंगा। एग्जाम्पल क्या है, सुनिए। एक हार्डवेयर की शॉप है, उसमें सिंगल ट्रेडर्स हैं, यहाँ पर घर के पास ही में है। तो जैसे एक पर्टिकुलर बुक हम लोग प्रिंट कराते हैं,
पक्के बिल वाली कह सकते हैं या नॉर्मल बुक है, वो प्रिंट कराते हैं। ठीक है। उस पे हम लोग, जो भी कस्टमर आया उसको हमने सामान सेल किया, उसको नोट डाउन करके उसको हमने दे दिया। अब वो जो वहाँ के ऑनर हैं सिंगल ट्रेडर्स के, शॉप उनकी काफी बड़ी है, वो बहुत चलती है। बट एक चीज हमने देखी, पक्के बिल वाली उनके पास है, मतलब प्रिंटिंग जो प्रिंटेड बुक है वो है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, जो ये रद्दी पेपर होते हैं, ठीक है, पुरानी कॉपीज के, उन्होंने वो परचेज करके रख लिए हैं, और वो पेज वो कैलकुलेशन उस पे करते हैं। तो हम और हमारे जो अ, हमारे एल्डर ब्रदर हैं, वी वेंट टू देम, कुछ सामान खरीदने हम लोग गए। सो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि वो पर्सन उस एक रफ पेपर पे, जो कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं रद्दी कॉपी होती है, उस वाले कागज पे वो नोट डाउन करके और वो कैलकुलेट करके कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जो व्यक्ति पक्का बिल मांगेगा उसको तो पक्का बिल देंगे, जो नहीं मांगेगा इट्स ओके। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि वो पर्सन ये देख रहा है, अभी आगे वाले पॉइंट्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पैसा हमारा कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ, भले ही वो 10 रुपए का प्रिंटिंग आती हो उनकी कॉस्ट, ठीक है, लेकिन पैसा वो एक्सपेंस हो रहा है और वहां वो जा रहा है, वो 10 रुपए या 20 रुपए जितने भी की प्रिंटिंग कॉस्ट उसकी आती है, वो बचाने के लिए वो व्यक्ति 2 रुपए किलो रद्दी खरीद रहा है। मतलब जो एक्सपेंस है, कॉस्ट, आप कह सकते हो कॉस्ट कंट्रोलिंग है एक तरह से उनकी। तो ये चीज नॉर्मली ऐसा हम लोगों को बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये दिखा कि नहीं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो कर रहे हैं फिलहाल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट फिर भी एवरी सिंगल पेनी हैज अ मीनिंग, है ना। बिजनेस में तो 1 रुपया भी आप बैलेंस शीट बनाते होंगे, अगर 1 रुपया भी इधर से उधर है तो समझ लीजिए बैलेंस शीट गड़बड़ा है। जब तक मैच नहीं करेगा आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सो लास्ट हम इसमें पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। सो ये रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग एक टॉपिक आता है, जो कि हम लोग बेहतर करते हैं उसको, कि उसमें हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हम लोगों का अगला टॉपिक आ रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप कह सकते हो एमएसएमई के लिए। अब ये टॉपिक ऑलरेडी आप जानते होंगे आई थिंक, है ना। सेल्फ फंडिंग, आप खुद का, आपका पैसा है, ठीक है। बट एक सजेशन हमेशा रहता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो पूरा पैसा अपना खुद मत लगाइए, हमेशा, ठीक है। कुछ पैसा आप लीजिए, कुछ पैसा आप अगर बोरो कर सकते हैं। अब तो ऐसे मतलब आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस बेस्ड मिल रहा है हम लोगों को लोन। तो वो चीजें लाइक बिजनेस में बिजनेस इंश्योरेंस होता है। तो अगर हम पूरा पैसा खुद लगा रहे हैं और रिस्क है उसमें लॉस हुआ, तो हम पूरा लॉस खुद ही बियर कर रहे हैं, है ना। तो एक अच्छा इन्वेस्टर वही माना जाएगा, अच्छा बिजनेसमैन, जो पूरा पैसा खुद ना लगाए, बोरो करके चले और बिजनेस इंश्योरेंस के साथ में चले तो ठीक रहेगा। बैंक लोन्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एंजल इन्वेस्टर, आई थिंक ये सबको बेहतर पता होगा एंजल इन्वेस्टर क्या है। वेंचर कैपिटल या एंजल एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर मीन्स ऐसा कोई पर्सन जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, बिजनेस स्टार्टअप्स में लगा रहा हो। क्राउड फंडिंग, ठीक है। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, सीएसआर फंडिंग। सीएसआर फंडिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग, जो भी नए स्टार्टअप्स हैं, अगर वो चाहें तो ये उनको मिल सकता है, कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो एज अ सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो पैसा अगर मिल जाता है तो वो भी हम हमारे लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है। अब इसके ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आलोक सर आपको बता सकते हैं। तो अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो प्लीज एक बार आलोक सर से अवश्य संपर्क करें। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना कैसे है। मतलब क्या क्या पॉइंट्स हमको माइंड में रखने हैं हमेशा, एवरी मोमेंट ऑफ बिजनेस, कह सकते हैं कि हमको ये दिमाग में रखने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि फाइनेंशियल प्लान बनाएं और बजट में, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। बिजनेस प्लान बनाइए, पैसा कहाँ से आ रहा है,
कहाँ से आएगा, हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, कितना पैसा हम किस हेड में एक्सपेंस करेंगे, पूरा प्लान, बिजनेस को कहाँ तक ग्रोथ करना है। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो पॉइंट हमने इसमें मेंशन नहीं किया बट यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। वो है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या ये पॉइंट सबने मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कभी किसी ने कोई मतलब डिस्कशन आई थिंक किया होगा या अवेयरनेस है? मैं थोड़ा सा इसको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप माइक ऑन करके बता सकते हैं अगर ये पॉइंट किसी ने सुना है या नहीं सुना है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉइंट किसी को इसके बारे में नॉलेज है, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस। दिस इज दैट पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है फॉर एनी जी, बिजनेसमैन। बिल्कुल सही है। ऐसा पॉइंट ऑफ सेल्स, सिर्फ पॉइंट कहना नहीं सही रहेगा, है ना, ऐसा पॉइंट ऑफ सेल्स जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता के तब आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट, जैसा आपने बताया कि वो पॉइंट ऑफ सेल्स जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को नो प्रॉफिट और नो लॉस हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट डिस्कस क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, थोड़ी देर पहले अभी हमने बात किया फाइनेंस की, कि पूरा पैसा आपको खुद नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर आपको पूरा पैसा खुद नहीं लगाना है, सो यू विल गो टू समवन एल्स हु विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, ठीक है। एंड दैट पर्सन व्हाई ही विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, अगर आप जाओगे भैया, आप कहोगे ओके प्लीज पैसा हमें फंड दे दीजिए या पैसा हमें दे दीजिए, लाइक गवर्नमेंट स्कीम ही है सपोज करिए, सो यू वांट फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसको कहोगे, आप अपना बिजनेस प्लान दिखाओगे, भाई सर ये हमारा बिजनेस प्लान है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें इतना पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा ठीक है अच्छी बात है, लेकिन पैसा हम रिटर्न भी लाएंगे, और इतना पैसा रिटर्न मिलेगा हमको, इतने टाइम के बाद मिलेगा। तो ये जो इतने टाइम के बाद मिलेगा, वो जो टाइम है, अगर आप एग्जाम्पल लें, अब सभी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, सभी लोग बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं अपना, तो बेहतर जानते होंगे कि भाई अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके मेन जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो आप, कि कैपिटल हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मनी हो गया, लैंड लेबर कैपिटल, ये चीजें जो है, ठीक है, कह सकते हो आप। तो पैसा उनमें गया, आपने लैंड एक्वायर किया या लीज पे लिया, पैसा उसमें गया, और अगर लीज पे तो हर साल जाएगा, खरीदा है अपना खुद का है तो पैसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपने वहां पर बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग किया, आपने वहां पर ह्यूमन रिसोर्स अप्लाई किया, मशीनरी इंस्टॉल की, अब रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस, व्हीकल का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन का आप कह लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके हो गए, स्टार्टिंग में ही होंगे। अब आपका पैसा लग गया, बट आप उसमें रेवेन्यू, पहली जो आपकी सेल्स होगी उससे रेवेन्यू पे नहीं आएंगे आप, मतलब प्रॉफिट पे नहीं आएंगे, सॉरी, रेवेन्यू तो आएगा, प्रॉफिट पे नहीं आएंगे। तो प्रॉफिट कब आएगा? भाई जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो तो चाहेगा कि आप हमें प्रॉफिट दीजिए, क्योंकि भाई अगर आपका बिजनेस डूब गया तो हमारा पैसा तो गया, खत्म। गवर्नमेंट भी भाई बहुत सोच समझ कर पैसा वो देती है, कितने सारे वो क्लॉज लगा देते हैं और इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सारी की चीजें हमको मीट आउट करना होता है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट, सपोज करिए हमने आज की डेट में पैसा लगाया, हमने सेल्स करना शुरू किया, और हमने सपोज करिए कि एक यूनिट प्रोडक्शन किया, और एक यूनिट प्रोडक्शन पे हमको कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट है। अब सपोज करिए, मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, राउंड फिगर में चलते हैं, कि सपोज करिए कि कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट है जो कि हमको 1 लाख से शुरू हुआ, सपोज करिए, मैं फिगर बहुत छोटा ले रहा हूँ, सपोज करिए 1 लाख से शुरू हुआ। अब हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख को कितने टाइम में रिकवर कर लें। हमने प्रोडक्शन किया, अगर एक यूनिट प्रोडक्शन करने के बाद उसको हम सेल कर रहे हैं 100 रुपीज में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है हमारी सपोज करिए 50 रुपीज,
तो एक यूनिट पे हमको 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपीज हुई, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट हमने सोचा कि है। अभी हमने सप्लाई चेन को नहीं इसमें ऐड किया है। वो जब और ऐड होता है तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता जाता है। बट सपोज करिए ये हुआ कि 50% रुपीज इसमें हमारा पर यूनिट की कॉस्ट आई और 50 रुपीज हमको मिल रहा है। तो हमको 1 लाख रुपए जो अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा तुरंत का तुरंत, उसे कवर करने में हमें कितनी यूनिट प्रोडक्शन कर करके और कितना यूनिट सेल करना होगा, तो हमारा वो 1 लाख मीट आउट होगा। तो जब हमको सेल करके वो मीट आउट हो जाएगा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम उसको कहेंगे कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया। उसके बाद से पर यूनिट हमारा प्रॉफिट जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वो आना शुरू होगा। तो वो पॉइंट क्या है उसकी कैलकुलेशन हमको पहले से करनी होगी, यानी कि बिजनेस प्लान में वो पॉइंट हमारा ऐड हो जाएगा कि हम कितने टाइम में ब्रेक इवन पॉइंट पा लेंगे। उसके बाद हमारा प्रॉफिट अर्निंग शुरू हो जाएगी। बट इन्वेस्टमेंट तो तब भी होता रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, उसके बाद भी हमको थोड़ा सा करना पड़ सकता है स्ट्रगल। सो कोई भी स्टार्टअप है, इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो कि अच्छे भी चल जाते हैं। कुछ स्टार्टअप किसी, अगर उनका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मीट आउट हुआ, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाए, तो वो किसी रीजन की वजह से नहीं भी रन हो पाते प्रॉपरली। बट इसलिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। सो अब हम लोग आगे सेकंड पॉइंट की बात करें, डिसाइड एनुअल बजट। ईयरली आपका कितना, देखिए वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया जो आपने स्टार्टअप में लगाया एकदम स्टार्टिंग में, लेकिन अब हर महीने या हर साल की बात आप करो कि हमारा एक्सपेंस कितना होगा। अब आप यहाँ बात कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर आप देखो, तो मार्केट इतना ज्यादा अपडेट हो रहा है प्रेजेंट टाइम में कि आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी इतना अपडेट हो रही है टाइम टू टाइम। तो उसमें अब अलग अलग हम बिजनेस की बात कर लें सपोज करिए, तो हम अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चले, है ना, इफ वी आर नॉट रनिंग अवर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट, तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब छोटी कंपनी तो हम बात कर ही रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी भी इससे बाहर हो जाती हैं अगर हम उसके अकॉर्डिंग ना चलें, है ना। लाइक अगर आप ध्यान दीजिए, रिलायंस जियो ने जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी बेसिकली हम उसको कहेंगे, उनके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग ये था। उनका बिजनेस प्लान था लॉन्ग टर्म वाला। शॉर्ट टर्म के लिए तो मान लो कर ही रहते हैं, उनका प्लान था लॉन्ग टर्म वाला। अगर आप इस एक पॉइंट को बस, रिलायंस जियो के एग्जांपल को सिर्फ स्टडी कर ले थोड़ा सा मार्केट को, तो आप पाएंगे कि यार उन्होंने कितना ज्यादा लंबा सोचा था। आप याद कीजिए, रिलायंस जियो से पहले जो उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी, बिजनेस प्लान उनका जो था, या जो भी कंपनीज थे, चाहे आइडिया हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे वो एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, वोडाफोन हो, सभी का जो प्राइस है, जो मुझे याद आ रहा है कि लमसम 299 में वो 1 और 1.5 GB डेटा देते थे 28 डेज के लिए। यानी कि सिर्फ 1 से 1.5 GB या 2 GB डेटा मिलेगा आपको, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा खर्च करना होगा, 28 दिन में खर्च करना होगा। उस चीज को रिलायंस ने, मतलब इतना, हम कहेंगे कि उनका परफेक्ट प्लान था कि हम मार्केट से बाकी सबको खत्म ही कर देंगे, बिजनेस जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ही हम आउट कर देंगे मार्केट से, फ्री दे दिया। उसके बाद अब जाकर के उसमें वो रिकवर कर, अब तो कॉस्ट बढ़ गई है काफी, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे काफी तब भी डिफरेंस आ गया है। तब हमको 1 1.5 GB डेटा मिलता था, वो भी सिर्फ 28 दिन के लिए मिलता था, उतने में ही काम चलाना है। अब पर डे आपको 1 से 1.5 GB डेटा मिलता है। बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है। सोचिए कि 299 में सिर्फ 1 GB डेटा मिलता था, और अब हमको उसी 299 में पूरे एक मंथ तक पर डे 1 GB डेटा मिल रहा है। तो बिजनेस प्लान उनका अच्छा था, सक्सेसफुल था, हो गया। तो ये एक एग्जांपल है कि उन्होंने इस तरह से अपने बिजनेस प्लान को इतना इफेक्टिव बनाया लॉन्ग टर्म में। उन्होंने कॉम्पिटिटर्स को भी मार्केट से बाहर किया, प्लस उन्होंने मार्केट अक्वायर किया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो डिसाइड एनुअल बजट। ईयरली कितना आपका किस चीज में खर्च होगा ये ध्यान रखिए। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, कीप एन इमरजेंसी फंड, फंड या फिर ये कहे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस।
हम वैसे तो सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे पर्सनल लाइफ में हम लोग करते हैं, बिजनेस में वही करना है हमको कि कुछ इमरजेंसी फंड्स तो हमको सेव रखने हैं कुछ, जो कि हमारे अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए हम यूज करें। सपोज करिए मशीनरी ब्रेक डाउन हो जा रहा है किसी रीजन की वजह से, तो अब हमको क्या करना है कि हमको एनी हाउ वो करना पड़ेगा। या दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कि आप कोरोना का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। कोरोना में जो कंपनीज कोरोना से पहले जो भी काम कर रही थी, अब कोरोना एक ऐसा टाइम है जिसमें कि अ, लगभग लगभग कहें कि लगभग लगभग सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट उससे हुई थी। सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई, पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड ही अफेक्ट हो गया था। लेकिन उस चीज को प्रॉब्लम तो थी, लेकिन उस इमरजेंसी को भी उन्होंने, कुछ कंपनीज ने एनकैश किया। उसका मतलब फायदा उन्होंने उठाया, उसका फायदा भी उठाया बिजनेस में, और कुछ को लॉस भी हुआ होगा, नो डाउट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बिजनेस उनका प्रॉपरली रन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे? या किसी ऐसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस पर्टिकुलर मोमेंट का फायदा उठा लें, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें, तो उसके लिए हमको इमरजेंसी फंड तो मेंटेन करना होगा अपने लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है, ये हमको करना है। अच्छा, अब एक सबसे लास्ट पॉइंट जो हमने दिया है, रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि फाइनेंस का हम जो एलोकेशन है वो कहाँ पर करें। बेसिकली तीन चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई है। एक ऑपरेशंस में, यानी कि जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें हम अपने प्रॉफिट का एक पार्ट हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया कि भाई जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है वो अफेक्ट ना हो, यानी कि जितना प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं, जितनी सेल्स अभी हो रही है वो अफेक्ट ना हो। एक इसमें डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक आता है, मार्केट उसमें, मार्केटिंग में कह लीजिए या सेल्स में कह लीजिए, वैसे तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है डिमांड फोरकास्टिंग, कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस का आने वाले टाइम में क्या डिमांड होगा। तो वो डिमांड को मीट आउट करने के लिए, क्योंकि अब देखिए इसमें दो पॉइंट आता है। एक होता है कि हमने प्रोडक्शन किया और मार्केट में भेज दिया, शॉर्टेज हो गया। अब ये जनरल चीज है। अब आप ऐसे सोचिए कि सपोज करिए हम कस्टमर हैं, तो हमने क्या किया कि हम गए शॉप पे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमको लेना है, हम गए, हमने शॉपकीपर से पूछा कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट हमें लेना है। तो अब शॉपकीपर भी दिमाग लगाता है, ये हालांकि कंपनी की एक स्ट्रेटजी होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कि कुछ कंपनीज जो उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिटेलर से या होलसेलर से प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सेल करोगे तो इस पे हम इसको आपको इतना मार्जिन देंगे। तो कभी कभी वो गेम खेल जाता है रिटेलर। अदरवाइज क्या होगा कि हम गए, हमने कहा ये प्रोडक्ट दे दो, उन्होंने कहा सर ये नहीं है, दूसरा वाला है तो ये ले लीजिए। अगर हमारा प्रोडक्ट उनके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर शॉप पे या रिटेलर के पास, तो हो सकता है कस्टमर स्विच कर जाए, और जब उसने स्विच किया और दूसरा प्रोडक्ट यूज किया और अगर उसको अच्छा लग गया दूसरा प्रोडक्ट, तो हमारा कस्टमर वहां से हट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमेशा सप्लाई और डिमांड दोनों ऑलमोस्ट इक्वल चलने चाहिए। तो जितना डिमांड है उतने उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हमारा रहे मार्केट में, सफिशिएंट शॉर्टेज ना होने पाए, ताकि जो हमारा कस्टमर रेगुलर कस्टमर है वो हमारा जाए नहीं हमें छोड़ के एनी हाउ। ठीक है, दूसरा तो इसलिए हमारा जो डेली आप कह सकते हो प्रोडक्शन है वो हमारा रहे वहां पर। ठीक है, वो हमारा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग की। अब देखिए, अगर आप इसको इस तरह से देखें कि जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जिनका एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं, ठीक, एडवर्टीजमेंट वो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट वो अलग अलग तरह से कर रहे हैं। कुछ टेलीविजन के थ्रू जा रहे हैं, कुछ प्रिंट मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू भी जा रहे हैं, कुछ का माउथ पब्लिसिटी हो रहा है, कुछ मतलब अलग अलग जितने भी मेथड्स हैं वो यूज कर रहे हैं। तो हमें कितना पैसा किस उसमें यूज करना है मार्केटिंग के लिए, अब इसके लिए हमको मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा जाना होगा। थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली इस पे हम आपको बता देते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमारा प्रोडक्ट किस तरह का है, अगर वो प्रोडक्ट
लोग ऑनलाइन देख सकते हैं या देखते हैं, तो हमारे विचार से हमारे प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो सोशल मीडिया पे करना चाहिए हमें। और उसके लिए पैसा भी भाई खर्च होता है, तो वो भी जाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि प्रिंट मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं, या एडवर्टीजमेंट जो टेलीविजन में आता है उसके थ्रू, तो वो जो एडवर्टीजमेंट है हम उसके थ्रू जा सकते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल मेथड है हमारे लिए। हम ये नहीं कह सकते कि हर प्रोडक्ट के लिए टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट देना सही रहेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि हर प्रोडक्ट के लिए हम सोशल मीडिया के थ्रू जाएंगे। तो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है या सर्विस का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। कि जैसे प्रेजेंट टाइम का अगर आप देखिए ट्रेंड क्या है, कि ज्यादातर लोग मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मोबाइल पे मिल जा रही है, यहाँ तक कि न्यूज भी मिल जा रही है। तो जो न्यूज चैनल्स हैं या ये कहें कि न्यूज पेपर्स हैं, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया हुआ है। एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि प्रिंट मीडिया होते हुए भी उन्होंने सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा रखी है। उसकी कई जरूरत वैसे नहीं लगती, लेकिन जरूरत है आज के हिसाब से। कि भाई जब व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है और वो उसके पास टाइम नहीं है कि वो न्यूज़पेपर को टाइम दे पाए, तो व्यक्ति यहाँ से निकला अपना अपनी कार में या मेट्रो में बैठ के जा रहा है, तो वो जो आधे घंटे का समय उसका है या 1 घंटे का टाइम है जो घर से ऑफिस तक जाने का है और ऑफिस से घर वापस आने का है, उस ड्यूरेशन का वो यूज कर रहा है मोबाइल फोन में। तो सोशल मीडिया पे उसको जो एड्स के थ्रू कर एडवर्टीजमेंट है वो कर रहा है, या न्यूज है, ठीक है, जो सॉफ्ट कॉपी न्यूज है वो अ, जो न्यूज़पेपर हैं वो अपना करवा रहे हैं प्रोडक्शन कंपनीज में। तो ये एक अपडेशन है, ये होना चाहिए। तो मार्केटिंग हमें किस में करनी है और कितना पैसा उसमें एलोकेट होना, वो एक पार्ट हो गया। एक पार्ट हमने लगाया ऑपरेशंस में, एक पार्ट हमने मार्केटिंग में लगाया। फिर अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने इमरजेंसी फंडिंग के लिए ऑलरेडी बचा रखा है। 3 हिस्से वो हो गए हमारे। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखिए आज के टाइम पे सिर्फ इतना हो कि हम एक प्रोडक्ट बनाए, उसको सेल करना शुरू किए, वो चलता जा रहा है, इट्स ओके, बहुत अच्छा है। इतना काफी नहीं है। मतलब मैं पर्सनली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये काफी नहीं है। एक्सपेंशन हमेशा जरूरी है, और एक्सपेंशन किस तरह से, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। आप उनको उनके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस दिशा में बताना चाह रहा हूँ आपको ये पॉइंट। लाइक रिलायंस का अगर हम बात करें, या टाटा की बात करें, ठीक है, अडानी की बात कर लें। आप एक छोटा प्रोडक्ट, छोटा नहीं, नेशनल लेवल का प्रोडक्ट है, घड़ी कंपनी की बात करें, जो घड़ी प्रोडक्ट आपका है, RSPL सर्फेक्टेंट्स, रोहतास सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कानपुर की कंपनी है। तो कानपुर का मैं एग्जांपल, ये वाला थर्ड वाला एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये भी MSME के अंतर्गत ही आई थी। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो आप जान जाएंगे कि जो RSPL कंपनी है, रोहतास सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर में रजिस्टर्ड है। और ये इनको जो इन्होंने स्टार्टअप किया था, अपना स्टार्टअप करने के बाद इन्होंने फंडिंग ली थी खादी ग्रामोद्योग विभाग से, खाली खादी विलेज इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशन, KVSE। तो वहां से फंडिंग इनकी हुई और उसके बाद वो एक्सपेंशन किया उन्होंने। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखिए तो प्रोडक्ट का जो वैरायटी है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिलायंस के एग्जांपल लीजिए, रिलायंस का पेट्रोल पंप चल रहा है, रिलायंस का सिम चल रहा है, मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन है वो चल रहा है, रिलायंस के डिजिटल मार्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में वो पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं। उनको क्या आवश्यकता थी, एक कंपनी से प्रॉफिट आ रहा था, अपना वो चल रहा था, चलने देते। टाटा कंपनी आप ले लीजिए, टाटा का जो आपका इदेवा रोड है वहां पर टाटा टेल्को बना हुआ है, बड़ा सा उनका मतलब ऑफिस बना हुआ है। ऑल ओवर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 150 कंट्री, लगभग लगभग हम बता रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया, ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा कंट्रीज में टाटा की वो मतलब सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, बिजनेस है, आप कह सकते हैं वो MNC है, इंटरनेशनल कंपनी है। तो इतना एक्सपेंशन क्यों?
भाई क्या पर्पस है, हम अपना एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट में जा रहे थे। अगर आप बात करें धीरू भाई अंबानी जी की, जो स्वर्गीय नहीं रहे, तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि उनका फोकस था कि हम एक्सपेंशन करेंगे और बढ़ाएंगे, और वो अभी भी प्लान कर रहे होंगे जो उनके सुपुत्र हैं कि हम इसको और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सक्सेस होना है, ठीक है, तो इसको एक्सपेंशन करना जरूरी। अब एक्सपेंशन और क्यों करना जरूरी है, उसका एक और पॉइंट है। पॉइंट ये है, सपोज करिए हमारा कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस है, हमने उसको बनाया, सेल करना शुरू किया। अगर वो किसी कारणवश उससे बेहतर कोई कंपटीटर आ गया, हमारे प्रोडक्ट से बेहतर कंपटीटर, वो किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो हमारी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी दे रहा हो, हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो हम दे रहे हैं जिस प्राइस में, उससे ज्यादा क्वांटिटी दे रहा हो, ठीक है, या फिर वी कैन से प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसी, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया रिलायंस जियो का, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसी हो गई हो उसकी, बना दिया उसने प्लान, ऐसा हो उसका बिजनेस प्लान कि हमारे हमें वो डाउन कर दे। इसलिए जरूरी है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में लें, कि हमारा एक सेगमेंट अगर डाउन हो रहा है तो दूसरे तो हमारे ग्रो कर जाएं या चलते रहें। ठीक है, वोडाफोन वाले में वोडाफोन पूरा डाउन हो गया, या दूसरी कंपनीज डाउन हो गई, मे बी उन्होंने दूसरे में इन्वेस्ट ही नहीं किया। रिलायंस की इतने सारी कंपनीज हैं, सभी प्रॉफिट में चल रही हैं, अगर आप ये सर्च करो तो आप पाओगे कि नहीं, सभी प्रॉफिट में नहीं चल रही हैं। टाटा कंपनी है, उसके आप सभी जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, क्या सभी प्रॉफिट में चल रहे हैं? सबका सर्च करेंगे तो आप पाएंगे सब नहीं है, कुछ प्रॉफिट में नहीं है और ज्यादातर प्रॉफिट में, तभी तो उनका रेवेन्यू हो रहा है। तो जो इधर से लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ से वो रिकवर कर दे रहे हैं। तो हम एक्सपेंशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो रिस्क है, रिस्क मिटिगेशन के भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी यहाँ स्लाइड में। आ, ये लास्ट पॉइंट हमारा, कि रिस्क को कैसे मिनिमाइज करेंगे, कैसे मीट आउट करेंगे, तो उसका एक ये टूल भी है एक्सपेंशन, जिसके हम लोग आगे थोड़ा सा और बात करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग या फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग की अगर हम बात कर लें, ठीक, क्यों करना है? हम अगर रिकॉर्ड ना बनाए तो भी हम भाई काम चला सकते हैं, लेकिन काम चला सकते हैं, काम अगर अच्छे से करना है तो फिर सब चीजें प्रॉपर रिकॉर्ड में। रीजन क्या है? आपको अपना टैक्स पे करना है, टैक्स सेव भी करना है, उसके लिए अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, प्लस फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से बचा सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो एक्यूरेट होना जरूरी है, क्योंकि यदि एक्यूरेट नहीं है, भाई गवर्नमेंट का रूल ऐसा है, चाहे अपना कंट्री हो चाहे दूसरी कंट्री हो, हम अगर टैक्स पे कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, तो गवर्नमेंट को जा रहा है, गवर्नमेंट उसको कंट्री के डेवलपमेंट में यूज कर रही है, तो हम अपना प्रॉफिट तो कर ही रहे हैं। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो रन होती है तो वो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को सर्कुलेट करता है। सो हमारे लिए अगर हम एक्यूरेट डेटा बना रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि हमें उससे रिजल्ट्स निकालने हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करनी है, तो एक्यूरेट रिजल्ट्स हमको मिलेंगे, अप टू डेट रिकॉर्ड हमको रखना है। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्सनल फाइनेंस को और जो दूसरे फाइनेंसेस हैं उनको हम अलग अलग रखें, यहाँ तक कि अपना पर्सनल अगर एक्सपेंस है तो वो भी अलग रखें, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कितना पैसा आया, कितनी हमारी लाइबिलिटी है, लोन है, वो सारी चीजें। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसमें हमारा आ रहा है, जैसे ये क्विक बुक्स हो गया, जीरो ऐप हो गया, फ्री बुक या टैली, तो ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आप यूज कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आते हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, कैश आउटफ्लो इनफ्लो बहुत जरूरी है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे हम लोग, बाकी तो आप जानते होंगे। ऑप्टिमाइज वर्किंग कैपिटल मींस जो आपका डेली रूटीन वाला वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल आप कह लो, ऑप्टिमाइज होने का एक मीनिंग ये निकलता है कि
एक होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, किसी सोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम मीन्स कोई भी रिसोर्स हमारा है, खासतौर से फाइनेंस, तो उसका मैक्सिमम जितने तरह से यूज हो सकता है, ऑप्टिमम तो करना ही है। किसी भी रिसोर्स, ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है या सिर्फ कैश की बात नहीं है, किसी भी रिसोर्स का जितने तरह से यूज हो सकता है वो यूज हमें करना आना चाहिए, कि हम इस चीज को और किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि कॉस्ट कंट्रोलिंग भी अच्छी कर पाएंगे, प्लस हम उसको प्रॉफिटाइजेशन की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आते हैं, एक्सेसिव क्रेडिट सेल्स। कोशिश ये करनी है कि बहुत ज्यादा मार्केट से लोन नहीं उठाना है। अगर हम अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा भी हमको लायबिलिटी नहीं क्रिएट करनी है मार्केट से। ठीक है। रीजन ये है कि आपको लोन अगर कहीं से मिल रहा है तो उस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी आप पे करेंगे, यू विल रिटर्न समथिंग ऑन दैट। तो वो जितना ज्यादा आप लोन लेंगे, ठीक है, लोन देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों के पास भी बहुत सारे फोन आते हैं कि भाई सर आप लोन लीजिए। अब लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो लोन नहीं लेना है, तो जब रिक्वायरमेंट हो तब लोन लेना है। अननेसेसरी लोन लेकर के कोई फायदा नहीं, इंटरेस्ट उसमें पे करेंगे। ठीक। दूसरी बात, पैसा जो भी आप मार्केट से लें, वो चाहे गवर्नमेंट स्कीम का हो चाहे कहीं का भी हो, वो पैसा जब जरूरत है तब भी लें और जितना जरूरत है उतना ही लें। अननेसेसरी का बर्डन अपने ऊपर नहीं बढ़ाएं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है मेरे विचार से। क्यों? क्योंकि वो बर्डन बढ़ा देगा, भाई लोन बढ़ा देगा, तो उससे बचें सबसे पहले। अगला इसमें पॉइंट हमारा है कि देखिए, दो पॉइंट हमने लिखे हैं सबसे लास्ट वाले में। पहला कि स्पीड अप रिसीवेबल्स, जो पैसा रिसीव होना है कहीं से भी, ठीक, अब चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हमने सेल किया है, सर्विस सेल की है, वो प्रोडक्ट हमारा रिसीव होना हो, मतलब उसका पेमेंट रिसीव होना हो वो, साथ ही साथ अगर हमने लोन प्रोसेस किया है, हमको लोन की जरूरत है जल्दी और हमें डिले हो रहा है कि वो हमें जो उसका प्रोसेस है वो डिले है, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि बिजनेस में ये होता है कि अर्ली, भाई फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, कि मार्केट में इनोवेटिव आइडिया जिसने सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर दिया, वो इनोवेटिव आइडिया जिसने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया, दैट सप्लायर और यू कैन से दैट सेलर विल गेट मोर बेनिफिट, क्योंकि मार्केट अक्वायर उतना ज्यादा वो करेगा। तो नई चीज है मार्केट में तो वो कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा लोगों को अक्वायर कर सकता है, मार्केट अक्वायर कर सकता है। जब लोग उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं या प्लान कर रहे हैं और हम उसको लॉन्च कर दें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को, तो हम आगे निकल सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम बजट भी, जो हमारा फाइनेंस है या जो भी रिसीविंग है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे वो फाइनेंस की हो, जहां से जितनी जल्दी हो सकेगा हम वहां वो वाला सोर्स यूज करेंगे, डिले वाला कोशिश करेंगे ना करें। दूसरा, जैसे टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो टैक्स लायबिलिटी हमारी जो है उसको हमें डिले नहीं करना चाहिए, हमेशा टैक्स ऑन टाइम हो। क्योंकि अगर डिले हुआ, एनी हाउ, वैसे तो नहीं होता होगा मे बी, आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं होगा जो टैक्स पेमेंट ऑन टाइम ना करता हो, बट फिर भी यदि ये लेट होता है तो पेनल्टी ना पड़े कहीं पर भी किसी भी तरह से, ये भी अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि वो पैसा लॉस चला जाएगा अगर कोई पेनल्टी कहीं पर भी पड़ती है, सपोज करिए। हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप रन कर रहे हैं, उसको रजिस्टर करने में भाई नो डाउट पैसा उसमें रजिस्ट्रेशन का लगता है। इसके अलावा जहां जहां भी आपको पैसा लगना होता है, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारे के सारे मीट आउट होने चाहिए। जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट जो हमारा है, वो बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उसमें एक टर्म आता है कि एटलीस्ट जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन 100, मिनिमम 100 एम्प्लॉयज को रख रही है, ठीक, 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज को, तो उनके प्रति उनकी कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी रहती है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में।
तो वो जो भी नॉर्म्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। वो जो भी नॉर्म्स हैं उस कंपनी को फुलफिल करने रहते हैं। अब पैसा उसमें भी लग रहा है, लेकिन उनको फुलफिल करते हुए करना है। नहीं होगा तो जो भी गवर्नमेंट है वो एक्शन ले लेगी उनके खिलाफ। तो वो होना जरूरी है, यानी कि हर एक जगह पर जहां कहीं भी हमें सब लैग कर रहे हैं। हाँ, मेंटेन करना चाहिए, जैसे बैंक में। सो वो, अगर आप वो चीज कर रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं कि भाई पिछले एक महीने में हमारा टोटल कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना अननेसेसरी एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट कंट्रोलिंग का पार्ट है। जब तक रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास तब हम उसको चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, रीजन फाइंड आउट किया, लॉस की कोशिश किया, कम किया, बैलेंस शीट वगैरह सर मेंटेन किया। सर सॉरी to interrupt, but we ran out of time, so we have to wind up our session. अच्छा, वाइंड अप करना है। मैं ये वाली स्लाइड कहें तो हाँ हाँ, ओके सर। पॉइंट्स है ना, और बाकी मैं क्लास मेरी और आई थिंक शेड्यूल है ऑन यस फ्राइडे सर 7। इसको इस वाली स्लाइड को कंप्लीट कर लें एंड वी कंटिन्यू हाँ, इन द नेक्स्ट सेशन। या यस बिल्कुल, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर रहे थे कि देखो स्पीकर पे। एनी हाउ जो भी हमारा फाइनेंशियल आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड्स हैं, ठीक, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग की बात करें, उस पे हमारा अपनी आई, देखिए भाई हमने हम हो सकता है उसमें एक्सपर्ट ना हो, हमने कोई अकाउंटेंट हायर कर रखा हो या फाइनेंशियल मैनेजर हायर कर रखा हो जो कि इन सब चीजों को देखता हो, वो तो करेगा ही। बट एज एन एंटरप्रेन्योर हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट इतना हो कि हम रिकॉर्ड देख लें, उसको समझ लें, कितना पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, ठीक है। ये जरूर कर लें, मतलब मॉनिटरिंग जो है आपकी, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप पैसा आप लगा रहे हो, बिजनेस आपका है, ठीक है। आपने फाइनेंशियल मैनेजर या अकाउंटेंट हायर कर रखा है, वो एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, बट उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है कि आप उस चीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें, ठीक है, कि पैसा कहीं अननेसेसरी तो नहीं जा रहा है, ठीक। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ओवरऑल हमारा कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हमने जो भी किया उसका ओवरऑल बेनिफिट, या ये कहें कि रिजल्ट क्या निकल रहा है। वो रिजल्ट अगर प्रॉफिट में आ रहा है, इट्स ओके, पैसा खर्च हुआ, प्रॉफिट आया, बहुत अच्छा है। नहीं आया, प्रॉफिट ओवरऑल नहीं हो रहा, तो फिर बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटा ड्रिवन डिसीजन। डेटा ड्रिवन डिसीजन मीन्स जो भी रिकॉर्ड्स हैं अगर वो एक्यूरेटली और प्रॉपरली बनाए गए हैं, तो जो भी वो रिजल्ट दे रहे हैं वो एक्यूरेट दे रहे हैं। तो हमें रिजल्ट जो मिला उस डेटा से देखने को, वो रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, सपोज करिए एक मंथ में हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपए, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, लाइक सपोज करिए हमने इन्वेस्टमेंट किया एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे, ठीक है। अब एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे हमने इन्वेस्ट किया, और हमें ये पता है कि ये जो ट्रेनिंग हमने कराई है इससे हमारा जो एम्प्लॉय है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हमने सोचा, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने, ठीक है, 1 लाख रुपए इस मंथ में उसके ट्रेनिंग पे एक्सपेंस कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद जो उसका रिटर्न आना है वो हमें ये पता चला कि 2 महीने 3 महीने बाद हुआ। तो अगर वो 3 महीने बाद, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 महीने में उसका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, और हमने देखा कि नहीं हो रहा है वो, ठीक है, कि 3 महीने 4 महीने हो गए और उसका जो रिटर्न आना चाहिए था, जितना आना चाहिए था एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, वो नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि शायद उस, या तो ट्रेनिंग उतना इफेक्टिव नहीं हुई है, या फिर वो ट्रेनिंग में भी शायद इन एम्प्लॉयज के लिए थी ही नहीं। यदि नहीं है ऐसा, तो उसका रीजन फाइंड आउट करके हमको
आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो वो ट्रेनिंग हमको दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं करानी चाहिए, या फिर अगर करानी है तो उसमें रीजंस फाइंड आउट करें और उसके बाद उसको आगे बढ़ें। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में हो, पैसा अगर हम लगा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आपके अकॉर्डिंग, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे कि उसके आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो फिर ठीक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं है तो हम उसको दूसरे तरीके से करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो ड्रॉप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ही हो हमेशा, ये पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए एक आप कर सकते हैं कि पायलट सर्वे आप कर सकते हैं, या एक स्मॉल प्रोडक्शन आप कर सकते हैं कि भाई इसको एज ए सैंपल हम करके देखते हैं। किया, सक्सेसफुल रहा तो उसको बड़े लेवल पे किया, अदरवाइज नहीं हुआ सक्सेसफुल तो हम उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। तो ये हम कर सकते हैं। यहाँ तक में अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज। वैसे तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। If anybody is having any questions, तो आप सबसे पूछ सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आगे डिस्कस होंगे उसमें। स्टार्टिंग की स्लाइड्स हमने थोड़ा सा लाइट रखी थी एज अ इंट्रोडक्शन। कुछ और आगे स्ट्रेटजीज हैं, तो वो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात कर लेंगे आगे। टैक्सेशन ये तो आपको बेहतर पता है। और एक ये पॉइंट सर एक रहेगा। क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताएं सर। ब्रेक 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 इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या जो कॉस्टिंग ऑफ प्लांट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस का जो कॉस्ट होता है उसको हम उसमें काउंट करते हैं या नहीं? बिल्कुल सर, देखिए जब ब्रेक इवन एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर रखते हैं सर। टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा हुआ है, अभी जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट, अभी हमने स्टार्ट किया सपोज करिए आज की डेट में, तो हमारा टोटल एक्सपेंस जितना भी हुआ, जिस जिस भी हेड में हुआ हो, वो सारा का सारा कैलकुलेशन हम जोड़ेंगे भाई, क्योंकि पैसा तो हम उसमें लगा ही रहे हैं। तो बिजनेस में जो भी पैसा लगा हो वो सब कुछ हम उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कुछ हो गए फिक्स्ड असेट्स और कुछ हो गए हमारे अनफिक्स्ड। ठीक है, तो फिक्स्ड असेट्स क्या, जैसे हमने क्या किया, लैंड खरीदी सपोज करिए या मशीनरी खरीदी। तो फिक्स्ड असेट्स जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, कि हमने जमीन खरीदनी है तो हमने एक बार खरीद ली, या मशीनरी खरीदनी है तो वो एक बार खरीद ली हमने। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करना है तो वो एक बार हमने खरीद लिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फिक्स्ड असेट्स हो गए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, है ना। तो फिक्स्ड असेट्स में हम जो पैसा इन्वेस्ट किए वो रहेगा, प्लस वेरिएबल असेट्स जो कि वेरी करेंगे। जैसे हमने लैंड खरीद लिया, हमने बिल्डिंग में लगा दिया पैसा, हमने मशीनरी खरीद ली, इसके बाद हमने रॉ मटेरियल खरीदा। अब जो रॉ मटेरियल है वो हम एक बार में ही पूरा खरीद लेंगे साल भर के लिए, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अगले साल तो फिर भी खरीदना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल असेट्स हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स लाना है, एम्प्लॉय को हम लेकर के आए, अब उसकी सैलरी हर मंथ वाली जानी है, या वेजेस के रूप में है तो डेली वेजेस है या वीकली वेजेस है, तो वो पैसा हमारा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमेशा हर मंथ का जाएगा। ठीक है, जो हमने अभी बताया रॉ मटेरियल है, हो सकता है हमको हर मंथ या हर 2 महीने बाद मंगाना पड़े। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज वो, मतलब जो एक्सपेंस है वो हर महीने जाएगा। अगर हम एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो या ये कहें कि सैनिटेशन का हो, ठीक है, तो वो जितने भी चीजें हैं वो आपके मंथली जा रही हैं। ठीक, तो ये वेरिएबल हमारे एक्सपेंसेस हो गए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड असेट्स में होंगे, और वेरिएबल तो हमको फिक्स्ड वाले तो कैलकुलेट करने ही करने हैं सारे, वेरिएबल वाले भी वो हर महीने के हो जाएंगे। तो हमको अभी के हिसाब से, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से जितना एक्सपेंस हमारा हुआ वो हम जोड़ लिए अभी फिलहाल। ठीक है, और अब उसके हिसाब से उसका एक बाकायदा एक फॉर्मूला होता है। जैसे अभी हम लोग एक ब्रीफ एग्जांपल लिए थे कि सपोज करिए हमने 1 लाख रुपए आज की डेट में लगाए, सब कुछ अलग अलग चीजें मिला करके, और अब उसके हिसाब से 50 रुपए हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 50 रुपए हमारी कॉस्ट लगी और 50 रुपए प्रॉफिट। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर हम एक महीने में
अब डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट वो कौन सा है ना। एक महीने में हम अगर टोटल 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो 10,000 यूनिट पे हम 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 लाख रुपए ठीक, तो हमारा जो 5 लाख का ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट होगा। ठीक, तो अब ये हमने जो इन्वेस्टमेंट बताया था 1 लाख का, वो एक तरह से बहुत छोटा बता दिया था। ठीक है, क्योंकि एक महीने में प्रॉफिट आने लगे तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हालांकि उतना होता नहीं है। ठीक है, तो 5 लाख का उसमें प्रॉफिट हो गया। तो हम ऐसी सिचुएशन बता रहे थे, इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा 1 लाख जब आ जा रहा है, 10 दिन में हो सकता है हो जाए हमारा। तो वो टाइम ड्यूरेशन जो है कि कितने दिन में हम वो ब्रेक इवन पॉइंट पा लेंगे और उसके बाद हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस सारे उसमें हम ऐड करेंगे। नो गॉट, आई गॉट। हाँ, थैंक यू सर। सर वो कैश फ्लो का क्या इम्पैक्ट रहता है, कैसे उसको फ्लो करना चाहिए अपने अकाउंट मैनेजमेंट में? देखिए सर, हम कैश फ्लो बेसिकली होता क्या, सबसे पहले मैं दोबारा इसको थोड़ा सा बता दूं। कैश फ्लो का मतलब है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। जी। ठीक है, तो जो आपका, जैसे इसमें जो अकाउंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, जर्नल हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया, बैलेंस शीट हो गया। तो इन सब में अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, रियल रियल अकाउंट। अकाउंट। ठीक है, तो ये जो अकाउंट्स हैं उसके थ्रू हमारा पैसा कहाँ कहाँ गया, अब वो अकाउंट्स कौन से हैं हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पैसा हमारा कहाँ कहाँ खर्च हुआ टोटल। अब जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, हम अगर आप ऐसे डिफिनेशन पे जाइए, सबसे, हाँ यहाँ पर आइए, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे लास्ट पॉइंट देखिए। इसमें हमने 3 ब्रॉड पॉइंट डिवाइड किए थे। ऑपरेशंस एक हमने रखा, ठीक, और एक मार्केटिंग रखा, एक एक्सपेंशन वाले में रखा, और एक और रखा था इमरजेंसी फंड, वो यहाँ ना लिख करके हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है। जी। तो हमने क्या किया कि हमारा जो पैसा है ओवरऑल इन तीनों में जाएगा, तो कैश आउटफ्लो क्या है कि वो ये है हमारा। जी। ठीक, कि भाई हमारा पैसा ऑपरेशंस में जाएगा। ऑपरेशन मतलब जो कंपनी को रन करने में जा रहा है। रन में मीन्स हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, हमारा सैलरीज जा रही हैं, ठीक है, या रॉ अगर मटेरियल। मशीनरी में कुछ, हाँ कोई कुछ, ये जितने भी चीजें हैं जो कंपनी को रन करने में खर्च हो रहा है, वो सब हमारा आउटफ्लो में है। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस में हो गया पूरा पैसा हमारा जो भी जा रहा है। हमने कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए सेव कर रखा है, अब वो जा नहीं रहा है, कहीं आ भी नहीं रहा है, वो रखा हुआ है, लेकिन हमने ये मान के रख चला है कि वो पैसा हमारा कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारा खर्च होगा, तो वो आउटफ्लो में जाएगा कभी ना कभी, जी। इमरजेंसी वाले में। मार्केटिंग में पैसा हमारा जा रहा है, ठीक, और एक हमारा हेड है एक्सपेंशन, तो ये पैसा जा रहा है हमारा। ठीक, कि अब जैसे मार्केटिंग है, तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको और देना चाह रहा हूँ कि हमारे मैं एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। एसआरएम बिजनेस स्कूल है, इसमें एमबीए स्टूडेंट्स हैं, प्लस बीटेक स्टूडेंट्स भी हैं। उसमें कॉलेज कोड हमारा 485 है, SRIMT है। तो कुछ स्टूडेंट जो बीटेक है उनकी भी क्लास में लेता हूँ। तो उसके कुछ पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक 2019 के। अब वो क्या है, वो नोएडा साइड में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप डाला। तो एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने अपना नूडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला नोएडा में, ठीक है। और एक स्टूडेंट है, उसने अपना जो हीटर, रूम हीटर्स होते हैं, तो रूम हीटर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट उसने डाला। जी। अब ये दोनों जो स्टूडेंट्स थे उनसे हमने डिस्कशन किया कि आपने कैसे क्या किया, मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनाई सेल करने का और किस तरह का। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, जैसे मैगी एग्जाम्पल है ना, यप्पी हो गया, ये जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हीटर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, लाइक हेवेल्स का हीटर हो गया, ठीक है, ये जो हीटर्स हैं या ये वाले जो मैंने नूडल्स की हमने एग्जांपल लिया कंपनी, ये कंपनीज क्या है, ये ब्रांड कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं। अब हमारी कंपनी क्या है, स्टार्टअप है और छोटी कंपनी है। तो अब अगर हम ये सोचें कि हम अपना पैसा मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में खर्च करें, तो हम तो मतलब हम उस लेवल में अभी हैं ही नहीं कि हम उस तरीके से जाएं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हर कंपनी जरूरी नहीं कि एडवर्टीजमेंट करे ही उस तरह से, जी। मार्केटिंग उस तरह से करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो उन्होंने स्ट्रेटजी क्या अपनाई, मैं बेसिकली उनसे जानना चाह रहा था कि आप किस तरह से इसको रन कर रहे हैं, क्योंकि भाई बिजनेस स्टार्ट करना कोई छोटी बात तो है नहीं। उसके लिए रिस्क के लिए करेज भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, सब चीजें देखनी है। तो उन्होंने क्या कहा कि सर देखिए, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने डाली है, और हम अपना पैसा मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट में नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो हमने कहा फिर कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे डायरेक्टली टाई अप कर रखा है, और जो हमारा पैसा इधर उधर जाता हमने डायरेक्ट उनसे परसेंटेज पे बात कर ली है कि भाई हमारा प्रोडक्ट आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, सेल करो, और ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा जो जो हमारा ये स्टूडेंट था जिसने रूम हीटर बनाए थे, ये उसकी स्ट्रेटजी थी कि वो, उनसे उन्होंने कहा कि भाई पर यूनिट आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें हम लोग इतना परसेंट आपस में शेयर कर लेंगे। अब क्या है, वो मार्केटिंग वाले में नहीं गया, सेल्स वाला पूरा पार्ट वो कर ही नहीं रहा है अभी फिलहाल। उसका जो था, उसने प्रॉफिट पे बात कर लिया उनसे, और वो चल रहा है। इसी तरह जो नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें उन्होंने हेलो, मैं कंटिन्यू करूँ ना? हाँ, बस Yes, ये sir. एग्जांपल लेके उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि इसमें पैसा ना इन्वेस्ट करके दूसरा किया। तो पैसा जहां जहां पर इन्वेस्ट हो रहा है उसको प्रॉपरली हम वॉच आउट करें, कहाँ जा रहा है वो कैश आउटफ्लो हो गया, कहाँ से आ रहा है प्रॉफिट, कहाँ से आ रहा है बेसिकली। तो वो हमको वॉच आउट करना है कि किस तरह से आएगा। ये दोनों चीजें मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक्सपेंशन में हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग और इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि एक्सपेंशन हो सकते हैं। Yeah, yes, sir. अमित जी। Sir, so wind up करते हैं क्लास को. Thank you, sir. थैंक यू ब्रिजेश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू डिटेल में सर। आपने समझाया। वी आर वेरी ग्लैड दैट यू हैव find some time to take our classes, and all the participant, कोई भी questions हैं, as you all know, you can drop in the groups और हम सर तक पहुंचा देंगे, and next class we'll start with your question answer. So thank you Yes. everyone, thank you very much sir. Okay. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू जी। Okay. Thank you.